हमारे पास नया टॉपिक है वेक्टर सदिश। सबसे पहले इस सदिश के बारे में पढ़े। सदिश किसे कहते हैं? सदिश वह राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसका परिमाण भी होता है और परिमाण होने के साथ साथ जिसकी दिशा भी होती है, और वह राशि सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि एक ऐसी राशि होती है जिसकी दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उसे सदिश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए। सदिश के अंदर ही एक सदिश के बारे में बात करेंगे, समान सदिश। समान सदिश किसे कहते हैं? सदिश जिसके परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, जैसे वेग, जैसे त्वरण, जैसे आपके बल। जैसे बल है, बल को आप यहाँ पर मैं बल दूंगा तो एक इसकी दिशा भी होगा, कितना 10 न्यूटन का बल दूंगा तो 10 न्यूटन, ये इसका परिमाण भी हो गया। इसका मतलब जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही होती है वो होता है सदिश राशि। जिसकी परिमाण और दिशा दोनों में से एक नहीं होती है या फिर दोनों नहीं होती है, वो कहलाती है अदिश राशि। समान सदिश किसे कहते हैं? समान सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम ही होता है। जैसे आपके पास एक सदिश है ए बी सदिश, उस सदिश का नाम है आपके पास है I + J + K, और दूसरा सदिश हमारे पास एक ए बी सदिश और है, और उस सदिश का नाम भी आई कैप, यहाँ इसको बनी पी क्यू मान लो। पी क्यू सदिश है, वो भी I कैप + J कैप + K कैप है। इसका मतलब दोनों के I J K का मान समान है। इसका मतलब ये दोनों के I और J और K का कोफिशिएंट है वो एकदम समान है। इसका मतलब ये कौन सी सदिश राशि है? कौन सी राशि है? हाँ, और ये बोलते हैं समान सदिश। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके अंदर आगे है सदिशों के प्रकार। किस किस प्रकार के सदिश होते हैं? तो सदिशों के प्रकार के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शून्य सदिश। शून्य सदिश किसे कहते हैं? शून्य सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है, उसे शून्य सदिश कहते हैं। जैसे ए सदिश है, इसका मैं इस ए सदिश को मैं बोलूँगा जीरो वेक्टर। ठीक है, शून्य सदिश के मतलब I कैप भी जीरो, J कैप का कोफिशिएंट भी जीरो और K कैप का भी कोफिशिएंट जीरो, और इसे बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के अंदर किसे बोलते हैं? जिसका I J और K के कोफिशिएंट जीरो होते हैं उसे जीरो वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो। ए सदिश, ए का स्थिति सदिश माइनस वापिस ए का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, इसे शून्य सदिश बोलेंगे। ठीक है, मतलब ए का स्थिति सदिश में से एक में से एक घटाऊंगा तो पीछे जीरो ही रहेगा ना, इसे बोलेंगे शून्य सदिश। ठीक है, अगला शून्य सदिश तो काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला हमारे पास है इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? यूनिट वेक्टर को कैसे कहेंगे? यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। इकाई सदिश किसे कहते हैं? जिस सदिश ए सदिश बराबर ए सदिश का मॉड्यूल, ए सदिश बटा ए सदिश का मॉड्यूलस। जैसे एक काम करते हैं, इस सदिश का फॉर्मूला लिखते हैं। ए सदिश का इकाई सदिश को बोलेंगे, टोपी पहना देंगे, उसे बोलते हैं ए का एकांक सदिश या ए का इकाई सदिश या ए का यूनिट वेक्टर। इस सदिश बटा सदिश का परिमाण होता है ए सदिश बटा ए सदिश का परिमाण। ये परिमाण आ गया, यानी सदिश बटा सदिश के परिमाण को बोलेंगे इकाई सदिश। इकाई सदिश में एकांक सदिश का परिमाण होता है वो कितना होता है? 1। ठीक है, दो इकाई सदिश बराबर होने की आवश्यकता नहीं है जब तक वह सदिश समदिश न हो। ठीक है, एकांक सदिश किसे बोलेंगे? इस एकांक सदिश इकाई सदिश का परिमाण होता है वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। आगे देखो, अगली अगर बात करें तो इस एकांक सदिश के अंदर हम
एकांक सदिश यानी एकांक सदिश में आई एक्स अक्ष के समांतर एक्स के समांतर आपको कोई सदिश पूछ ले, एक्स के समांतर सदिश पूछ ले तो वो बोलेगा आई कैप, आई से। और वाई अक्ष के सदिश के समांतर कभी कभी सदिश बोलेंगे तो उसे बोलेंगे जे कैप। जेड अक्ष के समांतर आपको कोई सदिश पूछेंगे बोलेंगे के कैप। या आपके उसके समांतर सदिश आ गए। अब देखो स्थिति सदिश क्या होती है। स्थिति सदिश किसे कहते हैं? आप स्थिति सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी निश्चित बिंदु O के सापेक्ष P की स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश। किसी सदिश O के सापेक्ष O के सापेक्ष P की स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश। यानी आपको कोई P सदिश का स्थिति सदिश बोलेंगे तो OP सदिश बोलेंगे, ठीक है। इस OP सदिश को बोलते हैं P का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश में से आप किसी भी I, J और के अंदर से आप 0 घटा देंगे तो उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब स्थिति सदिश को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर होगा, वो O के सापेक्ष होगा, ठीक है। जैसे A वेक्टर है I, J, K, तो इसके अंदर आपको O वेक्टर में से इसको मैं अगर A वेक्टर ये है तो अगर इसे OA वेक्टर बोलूँ तो भी वही यही आएगा, I, J और K ही आएगा। क्योंकि O वेक्टर कैसे लिखेंगे? A का स्थिति सदिश माइनस O का स्थिति सदिश, और A में से O घटाएंगे तो इसमें से 0 सदिश घटाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपके अंदर इसके अंदर पोजीशन वेक्टर के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 1,1,1, ठीक है। आगे देखो, एक्स अक्ष के सापेक्ष एकांक सदिश और वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश कितना होता है? ये एक्स है, ये वाई होता है, ये जेड होता है। एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश वाई जे कैप, जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश के कैप, ठीक है। आगे देखो, दूसरा हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है समरेखीय सदिश। समरेखीय सदिश किसे कहते हैं? यानी एक ऐसी सदिश जिसको निरूपित करने वाला अदिष्ट रेखाखंड समांतर हो तो उसे समांतर सदिश कहते हैं। सदिश की दिशाएं एक सी होने की आवश्यकता नहीं है, इसकी दिशाएं कुछ भी हो सकती है। समदिश का मतलब होता है समदिश एकांक सदिश भी हो सकता है और विपरीत समांतर सदिश भी होता है। यानी एक तो एक ही रेखा के ऊपर अगर कोई सदिश है तो उसे बोलेंगे समरेखीय सदिश, ठीक है। आपको मैं बोलूं एक सदिश ऐसा है, दूसरा सदिश ऐसा है, तो ये सदिश आपस में कौन सा सदिश कहलाएंगे? विपरीत सदिश। और यदि एक सदिश ऐसा है, दूसरा सदिश भी ऐसा ही है, तो उसे बोलेंगे आपके समदिश। यहाँ इसे बोलेंगे समदिश सदिश। ये तो विपरीत सदिश हो गया और ये समदिश सदिश हो गया। बिल्कुल सिंपल है। अगला देखो, समतलीय सदिश किसे कहते हैं? यदि दो भिन्न सदिशों को निरूपित करने वाला दिष्ट रेखाखंड एक ही समतल में स्थित हो तो ऐसे सदिश को समतलीय सदिश कहते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास है समतल, मतलब एक ही समतल के ऊपर स्थित। यहाँ ये कोई समतल है, जैसे ये इसके ऊपर एक सदिश, ये एक सदिश, ये तो ये समतलीय सदिश हो गई, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास व्युत्क्रम सदिश। कौन सा सदिश कहलाता है? व्युत्क्रम सदिश। अब ये व्युत्क्रम सदिश क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं डायरेक्टली एस.आर. सैनी है उसकी थ्योरी को करवा रहा हूँ। एस.आर. सैनी बुक है उसकी थ्योरी को करवा रहा हूँ, ठीक है।
उसको आप साथ साथ में लिखते रहिए, साथ साथ में पढ़ते रहिए। आपके पास बुक खोली हुई होनी चाहिए, आपकी समझ में जल्दी आएगा। व्युत्क्रम सदिश किसे कहते हैं? एक ऐसा सदिश ए सदिश की दिशा में एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण ए के परिमाण के व्युत्क्रम के बराबर हो। समझ में आई बात? ए के परिमाण के व्युत्क्रम के बराबर हो तो उसे व्युत्क्रम सदिश कहते हैं। मतलब ए वेक्टर है, उसका इन्वर्स अगर निकालना चाहे तो इसे बोलेंगे ए का इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स। ये ए का परिमाण है तो इसको 1 करके लिख दिया, तो ये ए का व्युत्क्रम ए इन्वर्स बराबर 1/a लिखे और इसके ए कैप के रूप में लिख दिया। मतलब ए की दिशा में अगर कोई व्युत्क्रम सदिश, ए की दिशा में अगर कोई व्युत्क्रम सदिश निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ये आपके दिशा को प्रदर्शित करेंगे, डायरेक्शन को प्रदर्शित करेंगे। और ये इसके परिमाण को, अगर मैं परिमाण को उल्टा कर लेता हूँ, 1/, करके लिख देता हूँ तो वो कहलाएगा व्युत्क्रम सदिश, ठीक है। तो व्युत्क्रम सदिश किसे कहते हैं? यदि ए सदिश ए की दिशा में एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण ए के परिमाण के व्युत्क्रम के बराबर हो तो ए का व्युत्क्रम सदिश कहलाता है। त्रिविमीय पद्धति में इकाई सदिश का प्रयोग, त्रिविमीय पद्धति में इकाई सदिश का प्रयोग कैसे करते हैं देखिए। आपको मैं एक सदिश ले लेता हूँ। ए सदिश बराबर A1 i कैफ, A2 j कैफ, A3 k कैफ। मतलब ए सदिश है जिसकी आई दिशा के एक्स अक्ष की दिशा में उसका घटक है A1, वाई अक्ष की दिशा में घटक है A2 और जेड अक्ष की दिशा में घटक है A3, और उसे बोलेंगे ए सदिश। ए सदिश का परिमाण आपके पास हो जाएगा √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ये ए सदिश का परिमाण। आगे देखते हैं तो अब मैं आपको मापांक निकालना सिखाता हूँ। मापांक, मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। यदि ए सदिश आपके पास दे रखी है, ए सदिश बराबर 2i कैफ माइनस 3j कैफ प्लस 4k कैफ, इसका आपको मापांक निकालना है तो ए सदिश का मापांक बराबर √2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 29। यानी इसका आपके परिमाण आएगा, इसका मापांक आएगा, वो आएगा √29। अब देखो एक सदिश, एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल दूसरा है ऐसा सनी का। उसमें लिखा हुआ है ए सदिश बराबर 2i कैफ प्लस 5j कैफ और बी सदिश बराबर आपके आएगा 4xi कैफ प्लस 5j कैफ। ये कह रहा है कि ए सदिश और बी सदिश आपस में बराबर है तो x का मान निकालो। तो x का मान निकालना है कि ए सदिश और बी सदिश आपस में बराबर हो तो इसके i और j के गुणांक है वो भी आपस में बराबर होने चाहिए। इसका मतलब 2 के बराबर क्या आ जाएगा? 4x, और 2 के बराबर 4x आ गया, मतलब 4x बराबर 2 आ गया तो x का मान कितना हो जाएगा? 2/4। बिल्कुल सिंपल है। अगला बराबर देखो, सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर। सदिशों का योग कैसे करते हैं? जैसे आपके पास कोई सदिश दिया हुआ है, ए सदिश हमारे पास दे रखा है i प्लस j प्लस k, और बी सदिश हमारे पास दे रखा है 2i माइनस j प्लस k, 2i माइनस 2j प्लस k। अब ए सदिश प्लस बी सदिश, मतलब सदिशों का योगफल निकालना है तो इनके बीच में क्या लगा देना है? जोड़। इनके बीच में क्या लगा देना है? जोड़। इसके बीच में जोड़ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2i कैफ माइनस 2j कैफ प्लस k कैफ। जोड़ लगाते यहाँ आई वाले के साथ जुड़ जाएगा तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3i कैफ, और जे वाले के साथ जुड़ जाएगा तो 2 माइनस 2j प्लस j कितना हो जाएगा? माइनस का j, और के ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2 कितना हो जाएगा? 2k। ये हो जाएगा हमारे पास जोड़, ए और बी सदिश का योग। आगे देखते हैं सदिश योगफल का एक मैं आपको नियम बताता हूँ, त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम कैसे निकालते हैं? त्रिभुज नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। त्रिभुज नियम आपको आता है तो सदिश का आपको सब कुछ आता है। त्रिभुज नियम क्या होता है देखो। त्रिभुज नियम में क्या करते हैं, जब अगर हम लोग कोई एक बिंदु फिक्स कर लेते हैं और इसके अनुदिश में आपको तीन सदिश वेक्टर को जोड़कर एक त्रिभुज बनाता हूँ, तो एक वेक्टर तो ये, दूसरा वेक्टर इसके ऊपर ऐसे जा रहा है, तीसरा वेक्टर इसके सामने आ रहा है,
तो इसको मैं अगर ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, तो एक ए सी इनिशियल पॉइंट है, ये प्रारंभिक बिंदु है। कौन सा बिंदु है? प्रारंभिक बिंदु। ये प्रारंभिक बिंदु है, तो क्योंकि ये प्रारंभिक बिंदु इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ एक ऐसा बिंदु है जिससे दो वेक्टर निकल रहे, एक सदिश तो ये निकल रही है, दूसरी सदिश है इधर निकल रही है, ये दो सदिश निकल रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा सदिश है? प्रारंभिक सदिश है। ठीक है, जब प्रारंभिक सदिश है तो प्रारंभिक सदिश के अंदर से आपको क्या करना है? एक सदिश त्रिभुज नियम बनाना है। तो त्रिभुज नियम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? इसको इसके साथ जोड़ दूंगा और इसको इसके साथ जोड़ूंगा, मतलब ए बी के साथ मैं अगर बी सी जोड़ दूं तो ये सामने आ रहा है। देखो ये इसके साथ ये जुड़ेगा तो ये सामने आ रहा है, मतलब ये तीर इसको तीर को काट देगा, इसका मतलब इसकी दिशा है वो उल्टी है, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी बराबर मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है आ जाए, तो ये एक त्रिभुज नियम बन जाएगा। ठीक है, आगे देखें तो हम लोग बात करें तो त्रिभुज नियम के अंदर ये नियम था। ठीक है, ठीक है, और अगर हम लोग आगे बात करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी प्लस एक, देखो ए बी को ए जैसे ए सी सदिश है, इसकी अगर मैं इसको सी ए लिखना चाहूँगा तो इसमें दिशा का फ़र्क आ रहा है, मतलब ए बी और बी ए बी से अगर सी ए बन रहा है तो इसके अंदर माइनस का फ़र्क आ जाएगा, मतलब ए बी बराबर माइनस सी ए। ठीक है, आगे देखो ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए मान लो इसको, जैसे इसको माइनस करूँगा उसके बाद इसको मैं इधर भेज दूँगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या हो जाएगा? ज़ीरो वेक्टर। ये भी एक नियम आ गया त्रिभुज नियम, मतलब इसको ऐसे कैसे भी बना सकते हैं, इसको आगे तोड़ के बना सकते हैं, मतलब मेन नियम ये है। इसका मतलब अगर आपके अंदर ए बी को अगर सी ए लिखना चाहे तो माइनस का फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, और योग नियम तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, केवल और केवल आई और जे और के कोफिशिएंट को जोड़ना है। दूसरे सदिशों के कुछ नियम हैं उसको पढ़ लेते हैं। पहला इसका नियम है वो आता है साहचर्य क्रम विनिमय नियम, इम्पोर्टेंट नियम है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? क्रम विनिमय नियम मतलब ए बी है, ए प्लस बी को मैं अगर आपके बी प्लस ए लिखूं तो राइट है। अगला है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या होता है? साहचर्य नियम में अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को मैं अगर ए प्लस बी और सी को अलग लिख दूं, मतलब इसके यहाँ कोष्टक वो इधर कोष्टक आ गया, तो वो होता है साहचर्य नियम। ठीक है, केवल नियम का थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं इसका ज़्यादा इसमें। अगला है तत्समक। तत्समक क्या होता है? शून्य है और एक है, ये तो है आपके योज्य तत्समक, और एक है वो है आपके गुणात्मक तत्समक। एक है वो है गुणात्मक तत्समक और ज़ीरो है वो है आपके योज्य तत्समक। योज्य तत्समक आपको मतलब ए का योज्य तत्समक आपको पूछ ले माइनस ए का योज्य तत्समक, तो जीरो आना चाहिए उसका रिजल्ट। तो योज्य आपको योज्य प्रतिलोम पूछ ले तो इस एक का योज्य प्रतिलोम कोई पूछ ले, योज्य का मतलब जोड़, तो इसका माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, और ए का आपको कोई गुणात्मक प्रतिलोम पूछ ले तो उसका गुणा एक आना चाहिए, मतलब इसको 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है निरसन नियम। निरसन नियम क्या होता है? निरसन नियम में क्या होता है? ए प्लस बी को आप ए प्लस सी लिखूं तो इसमें ए और ए आपस में कट जाएगा, ए और ए आपस में कटेगा तो पीछे क्या बचेगा? बी बराबर सी, मतलब वो निरसन नियम है। ठीक है, काटना है मतलब। अगला है बाकी।
आपके जो वेक्टर की बाकी कैसे करते हैं, एकदम सिंपल है। आपके पास ए वेक्टर आपको दे रखा है i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर आपको दे रखा है i प्लस j प्लस k। तो a माइनस बी निकालना है तो क्या करना है आपको, इसमें से इसको घटा देना है। तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो पहले तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसको i प्लस 2j प्लस 3k माइनस i प्लस j प्लस k। घटाऊंगा मतलब i में से i घटेगा तो पीछे 0 रहेगा, 2j में से 1j घटेगा तो पीछे कितना रहेगा, 1j रहेगा, 3j में से 3k में से 1 घटेगा तो पीछे क्या रहेगा, 2k रहेगा। बिल्कुल सिंपल आंसर आएगा ये 0 i कैप प्लस j कैप प्लस 2k, ये आपके है। बाकी आगे हमारे पास है, वो है हमारे पास सदिशों का अदिश गुणन। सदिशों के साथ में अगर अदिश को गुणा कर देता हूं तो क्या होता है, देखो सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिश का अदिश राशि से गुणा कर दिया जाए तो क्या होता है, आपके पास एक ए सदिश दिया हुआ है माइनस आई जे प्लस जे कैफ प्लस 5k कैफ। आपको दिया हुआ है 2a वेक्टर निकालो, मतलब ए सदिश का 2 गुना निकालो, मतलब 2 का मल्टीपल, ये 2 इसका a का साथ अदिश गुणनफल है, तो 2 का इस ए सदिश से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर मैं इसका 2 से गुणा करूंगा तो 2 गुना क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैफ। इस 2 का इसके गुणा करूंगा तो 2 का माइनस आई से गुणा करेंगे तो माइनस 2i, 2 का j से गुणा करेंगे तो 2j, 2 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10k। आंसर। आगे देखो, आपको कोई पूछ ले -5 a गुणा करो, इस a का -5 से गुणा करो, तो आपको कुछ नहीं करिए, पहले -5 लिख दो, अंदर लिख दो माइनस आई प्लस जे प्लस 5k। ठीक है, -5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस आई कैफ, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 5j कैफ, माइनस प्लस का हो जाएगा -25k कैफ। आंसर। ठीक है, आगे देखो, एक सदिश का एक अदिश से गुणन कहलाता है, क्या कहलाता है, मतलब एक सदिश का अदिश से गुणन आपके स्केलर मल्टीपल कहलाता है, अदिश गुणनफल कहलाता है। ये हमारे पास अदिश गुणनफल आपको सिखा दिया मैंने। आगे देखो, अदिश गुणनफल में आगे पीछे लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात भी आपको सही है। 2 अगर मैं पीछे से गुणा करूंगा तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा तो सभी से होना ही है। अगला, इसको मैं लिखने का तरीका है, आपके प्रश्न आया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा हुआ है, वो क्या है, ए का स्थिति सदिश आपको दे रखा है 2 आई कैफ 3j कैफ माइनस 4k कैफ, बी सदिश बराबर 3 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस k कैफ। तो बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए बी वेक्टर। जो पीछे आता है वो सबसे आगे लिखना है, जो आगे आता है वो सबसे पीछे लिखना है, पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है। ठीक है, बी का स्थिति सदिश मतलब बी का स्थिति सदिश है 3 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ माइनस 2 आई कैफ प्लस 3j कैफ माइनस 4k कैफ। इसमें से इसको घटाओ कितना आता है,
आई वाले में से पहले एक काम करूँगा, 3i माइनस जे कैफ प्लस के कैफ। कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाले से माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। आई वाले में से आई वाला करो, आई वाला ये 3 में से 2 गए पीछे, 1 आई है। ये जे वाला 3 और 1 कितने होते हैं 4, माइनस का 4 जी। ये के वाला 4 और 1 कितने होते हैं 5 के कैफ। ये ए बी सदिश का मान है। आगे देखो हमारे पास है वो है हमारे पास ए और बी सदिश का मान दे रखा है। ए बी वेक्टर का मान दे रखा है हमारे पास। अभी निकाला कितना आया, आई कैफ प्लस माइनस 4 जे कैफ प्लस 5 के कैफ। आपको पूछ ले आई बी वेक्टर का मॉडुलस निकालो या परिमाण निकालो तो क्या करना है, अंडर रूट करके 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 16 प्लस 25, 16 और 1 17 और 17 और 25 हो जाएंगे आपके 42, तो अंडर रूट 42 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। आगे देखो, आगे है विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश। विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं, देखो वो भी आपको निकालना का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपके पास कोई भी पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आपको इधर x और y का मान निकालने, अगर ये m1 और m2 का अंतर विभाजन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, x बराबर निकालते हैं m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2, ऐसे निकालते हैं। और y का मान निकालते हैं m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। ये x का मान निकाल दिया, ये y का मान निकाल दिया। अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो इसका स्थिति, ये आपकी इसकी निकल गई विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश। आगे देखो, ए का स्थिति सदिश आपको दे रखा है हमारे पास, ए का स्थिति सदिश आपको दे रखा है a प्लस 2b, और b का स्थिति सदिश आपको दे रखा है a माइनस 3b, ठीक है। आपको ये a b ए सदिश है, उसको एक अन्य बिंदु m निकालते हैं, वो इसको 2:3 पे विभाजित करता है, तो इस m का स्थिति सदिश निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका इससे गुणा करो, कितना आएगा 2 का आपके हो जाएगा a माइनस 3b से गुणा, और 3 का हो जाएगा a प्लस 2b से गुणा, और बट्टा में ये दोनों जुड़ जाएंगे 5 हो जाएंगे। अब इसको जोड़ के देखो कितना होता है, 2a और 3a कितने हो जाएंगे 5a, और ये क्या है माइनस का 6 और ये प्लस का 6, 0 हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा। आपके वेक्टर कुल मिलाकर a आ गया, ठीक है। अगर इसके ऊपर सदिश नहीं लिखा हो तो सदिश नहीं लिखना है, इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास a, ठीक है। बहुत सिंपल था प्रश्न। अगला है हमारे पास समांतर सदिश। समांतर सदिश बिल्कुल सिंपल है, सबसे सरल सिंपल समांतर सदिश। जैसे एक ए सदिश आपकी दे रखी है 2i कैफ माइनस 3j कैफ प्लस k कैफ, बी सदिश दे रखी है आपके पास 4i कैफ प्लस pj कैफ प्लस 2k कैफ। ये कह रहा है ये दोनों समांतर सदिश है, और समांतर सदिश किसे कहते हैं, उसके i और j और k के कोफिशिएंट है, उसका अनुपात बराबर आ जाए उसे समांतर सदिश कहते हैं। इसका मतलब 2 के बटा में 4 माइनस 3 के बटा में p और 1 के बटा में 2 आपस में बराबर आएंगे।
ये तो इससे कट जाएंगे तो वापस 1/2 मतलब 1/2 के बराबर ये आ जाएगा। तो -3/p बराबर हो जाएगा 1/2, इससे गुणा करेंगे तो p का मान आ जाएगा -6 आंसर -6 आ जाएगा। अगला देखो, समरेख सदिश किसे कहते हैं। समरेख सदिश भी एक समांतर सदिश हो सकता है। इसका मतलब समरेख सदिश होगा, उसकी भी अनुपात है वो आपस में बराबर आएंगे। आगे देखो, जैसे आपके पास दे रखा है ए सदिश दे रखा है 2i + 3j और बी सदिश दे रखा है आपके पास pi + 9j और सी सदिश आपको दे रखा है i - j। तो p का मान निकालो, एकदम सिंपल है। समांतर सदिश है मतलब इसका अनुपात आपस में बराबर आएगा, a का b के साथ और b का मतलब a को अगर मैं फिक्स कर देता हूँ तो a अगर ये तीनों आपस में समांतर है तो मतलब a के मान तो आए आपके पास 2i + 3j, b का मान हमारे पास आया pi + 9j, c का मान आया हमारे पास i - j। अगर ये समांतर है, एक ही समरेख है, एक ही रेखा पर है, इसका मतलब ए बी सदिश और बी सी सदिश आपस में समांतर होगा। तो आप ए बी वेक्टर निकालो, कितना आएगा ए बी वेक्टर p - 2 i कैप 9 - 3 6 j कैप। बी सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, 1 - p i कैप -1 - 9 - के 10 जे कैप। अब इसका अनुपात ले लो, p - 2 बटा 1 - p 6 बटा -10 क्रॉस गुणा करो, -10 का इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 10p और प्लस का 20 बराबर हो जाएगा 6 - 6p। p वाला इधर लिखो, माइनस का 4p बराबर हो जाएगा, इधर इसको इधर ले लो तो हो जाएगा -14। ठीक है, तो p बराबर हो जाएगा 14/4। 14 में 4 का भाग 7/2 भाग 7/2 आ जाएगा p का मान। एकदम सिंपल है, -7/2 सॉरी -7/2 आ जाएगा। इसमें एक्चुअली गुणा में मिस्टेक की है कहीं, ए बी और बी सी, तो आपके आंसर आ जाएगा 7/2 पी का मान। थोड़ा ये करेक्शन है SRC में, वो करेक्शन कर देना, इसमें गलत लिखा हुआ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली इसमें ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 7/-7/2, ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये पूरा पढ़ा दिया, ये पूरा पढ़ा दिया और ये पढ़ा दिया। ठीक है, कल हम लोग जितना हो सके उतना धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। एक्चुअली क्या है कि हम लोग अभी पहले क्या करेंगे, इसके साथ साथ मतलब वेक्टर के साथ साथ आपको इंटीग्रेशन भी चलेगा, दो टॉपिक पैरेलल चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।